हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा करूंगी। हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 1000 वर्षों का लंबा इतिहास है। इसे आसानी से समझने के लिए इतिहासकारों ने इसे 4 भागों में बांटा है। पहला है आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल। इस वीडियो में हम आधुनिक काल के बारे में जानेंगे। आधुनिक काल का जो समय था वो 1050 से लेकर 1375 ईस्वी तक का समय था और साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य के इतिहास के इस पहले चरण को बहुत से नाम दिए हैं, जैसे चारण काल, प्रारंभिक काल, वीरगाथा काल, संधि काल, सिद्ध सामंत काल और आदि काल। ज़्यादातर विद्वान जो है वो आदिकाल जो ये नाम है इससे सहमत हैं। ये आदिकाल नाम से सहमत हैं। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ये प्रवृत्ति के आधार पर इसे वीरगाथा काल भी कहा है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रवृत्ति के आधार पर भी इसे आदिकाल ही कहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ज़्यादातर विद्वान इसे आदिकाल के नाम से ही जानते हैं और इस बात से सब सहमत हैं। सामाजिक उथल पुथल का काल था ये और इसमें साहित्य जो था वो पूरी तरह से धार्मिक संप्रदायों पर और धर्म के आधार पर ही विभक्त था, बांटा गया हुआ था। आगे हम देखते हैं कि आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि क्या थी। तो आदिकालीन की पृष्ठभूमि जो थी वो राजनीतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और मिश्रित संस्कृति की प्रक्रिया पे भी आधारित थी। जो हमारा जो साहित्य लेखन जो हुआ था उस समय, उस पे इन चीज़ों का बहुत ही असर था। हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक पृष्ठभूमि उस समय की कैसी थी। तो राजनीतिक पृष्ठभूमि के आधार पर राज्यों में विदेशी आक्रमण हो रहे थे, आपसी फूट था, गृह कलह हो रहे थे और ये सब कारण साहित्य को लिखने के लिए काफ़ी था। दूसरा सामाजिक पृष्ठभूमि थी जिसमें कि जाति का जो भेद था वो वर्ण भेद और अलग अलग भेदों में बटा हुआ था। छुआछूत की भावना थी, छुआछूत की भावना चारों तरफ फैली हुई थी और वीरता का जो दंभ था वो भोग विलास, वीरता का तो दंभ था ही लेकिन जो भोग विलास था उसका दंश भी था इस समय समाज में। तो इसकी वजह से भी लोगों ने, जो हमारे सिद्ध मुनि जो हुए, ऋषि मुनि जो हुए और जो लेखक जो हुए उस समय के, उन्होंने साहित्य की रचना की। यहाँ का आर्थिक क्रियाकलाप जो था वो कृषि प्रधान था, लेकिन जो उत्पादक वर्ग था वो उपेक्षित था। वहाँ के उत्पादक वर्ग को बहुत ही अच्छी आधार नहीं मिल रहा था और ये भी कारण था। धार्मिक पृष्ठभूमि कैसी थी? तो धार्मिक पृष्ठभूमि भी बहुत ही साफ सुथरी नहीं थी और वहाँ पे अराजकता फैली हुई थी। धर्म में बुराइयों का प्रवेश हो गया था। अलग अलग धर्म के लोग अपने आप को बड़ा बनाने के लिए बहुत तरह के कुकर्म भी कर रहे थे और जैसे सूड़ापान और इस तरह की बुराइयां भी, सूरा और सुंदरी का आकर्षण बहुत ही व्याप्त हो गया था धर्म में। और मिश्रित सांस्कृतिक प्रक्रिया जो थी वो विदेशी आक्रमणों की वजह से उसमें भी बदलाव आ रहे थे। जो हिंदू और मुसलमान संस्कृति था वो आपस में उनका आदान प्रदान हो रहा था। तो ये सब कारण था आदि साहित्य की को लिखे जाने का। तो आदि साहित्य में हम देखते हैं कि उसको 5 वर्ग में बांटा गया है। आप देख सकते हैं आदि साहित्य का वर्गीकरण: सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। ये जो 3 साहित्य जो हुए ये धर्म के आधार पर हुए। उसके बाद रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। तो रासो साहित्य जो है वो वीरता के आधार पर इसको लिखा गया। जो राजा हुआ किए उस समय, उनकी वीरता की गाथा को रासो साहित्य में लिखा गया। और लौकिक साहित्य वो होते हैं जिसमें कि लोग सामान्य की जो जिंदगी होती है उनके बारे में जिसमें विस्तार से बताया जाए। तो एक एक करके हम आगे देखते हैं। पहला हमारा सिद्ध साहित्य।
सिद्ध साहित्य जो है वो उस समय बौद्ध साहित्य हुआ करता था, जिसके की दो शाखाएं हो गई थी। पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। तो इनमें से जो महायान था उसे ही वज्रयान भी कहा गया, और ये वज्रयान वाले जो लोग थे इनको ही सिद्ध कहा गया। तो इन्होंने ही, जो ब्रजयानियों ने जो कहा, जो ग्रंथ लिखी, उसे ही सिद्ध साहित्य कहा गया। इसमें सिद्ध साहित्य में मद्यपान और नाड़ी भोग विलास में इन लोग विश्वास करते थे, और इनका मानना था कि अगर सिद्धि प्राप्त करना है तो ये सब जरूरी है। इन्होंने अपने धर्म का प्रचार जनभाषा में किया, और इनकी जो भाषा थी, आगे देखते हैं हम इनकी भाषा कैसी थी। तो इनकी भाषा संधा भाषा थी, उसे संधा भाषा कहा जाता था। संधा भाषा क्या होता था? तो मागधी और अपभ्रंश इन भाषाओं से प्रभावित था ये, और बहुत ही ओजपूर्ण भाषा हुआ करती थी ये। सिद्ध साहित्य का जो समय था उसमें 84 सिद्ध हुए, और इनके नाम के पीछे पा जुड़ा जाता था। प्रमुख सिद्ध जो थे जैसे सरहपा, लुईपा, कन्हपा, डोम्भीपा, कुकुरियापा, सबरपा, ये काफ़ी सारे नाम यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। और भी लोग थे जो प्रमुख सिद्ध हुए, और इन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए जो कुछ किताबें लिखी उसे ही सिद्ध साहित्य कहा गया। राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के कवि सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना है, और सरहपा जो थे वो 84 सिद्धों में से ही एक थे, और इनकी रचनाएं जो थी वो मुक्तक थी। सरहपा को सरहपाद, सरोज ब्रज, राहुल भद्र आदि कई नामों से भी जाना जाता था, और ये जाति के ब्राह्मण थे। इसके बाद हम देखते हैं नाथ साहित्य। नाथ साहित्य को जो चलाने वाले थे वो थे मत्स्यनाथ और गोरखनाथ। इन्होंने ही अपने पंथ को आगे बढ़ाया और प्रमुखता दी। सिद्ध साहित्य की तरह इसमें भी जादू टोना इस चीज़ों का यहाँ पे भी देखा जाता है कि ये लोग भी, जैसे सिद्ध साहित्य में लोग जादू टोना में विश्वास करते थे, ये लोग भी करते थे। लेकिन सिद्ध साहित्य की तरह यहाँ पे स्त्रियों को भोग्या नहीं माना जाता था, लेकिन यहाँ पे भी स्त्रियों की निंदा की गई है। लोग स्त्रियों की निंदा का, ये लोग जो थे सिद्ध साहित्य वाले लोग, जो इनके गुरु थे, इन्होंने स्त्रियों को निंदा का पात्र माना था। इनमें एक पद्धति का विकास हुआ था जिसे कहा गया था हठ योग दर्शन। ह का इसमें अर्थ था सूर्य और ठ का अर्थ था चंद्र, और इन दोनों को ही मिलाकर हठ योग का निर्माण किया जाता था। नाथ साहित्य की भाषा जो थी वह ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी से प्रभावित थी। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ थे, और मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जो थे वो जलंधर थे। गोरखनाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। हमने पहले भी देखा था कि इन्होंने इस संप्रदाय की का स्थापना किया था और उसको आगे ले गए थे। और नाथ, ये साहित्य की जो रचनाएं थी वो शब्दी, पद, प्राण, संकली, विषय दर्शन, नरवैद बोध, अभय मात्र जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंदर गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान 33 एवं पंचपात्र, ये कुछ किताबें हैं जो कि नाथ साहित्य की हुई। आगे हम देखते हैं जैन साहित्य। जो जैन साहित्य के जो साधु संत थे, इन्होंने भी अपने धर्म का प्रचार लोक भाषा के माध्यम से किया। और यहाँ भी वही बात थी कि जो अपने धर्म के प्रचार के लिए जो इन्होंने जो माध्यम चुना वो लोक भाषा थी, और इन्होंने जो उसको एक लिपिबद्ध किया उसे ही जैन साहित्य कहा गया। जिसको लिखा गया, अपने धर्म को, उनके नियमों को जो लिखा इन्होंने, उसे ही जैन साहित्य कहा गया। जैन साहित्य में कि जो साधु संत थे, इन्होंने दया, करुणा, त्याग, इन चीज़ों पे इन्होंने ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है।
और इन्होंने त्याग को इंद्रियों का अनुशासन नहीं बल्कि कष्ट सहने में कहा है कि त्याग है। हमें कष्ट सहने में ही, हमें अपने इंद्रियों को अनुशासित नहीं करना है बल्कि हमें कष्ट सहना है, त्याग करना है चीज़ों का। और जैन साहित्य की जो रचनाएं हैं वो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने भरतेश्वर बाहुबली के रचयिता शालिभद्र को हिंदी का पहला कवि माना है। शालिभद्र सूरी, इनको हिंदी का पहला कवि माना है। और हिंदी की दूसरी रचना जो है वो जैन आचार्य देवसेन कृत श्रवकाचार को माना गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनकी जो पुस्तकें थी वो भी, ये 2 पुस्तकें थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और इसके बाद हम रासो साहित्य के बारे में देखेंगे। जो सिद्धनाथ और जैन साहित्य थे वो धार्मिक साहित्य थे, लेकिन जो रासो साहित्य है ये वीर गाथा साहित्य माना जाता है। और इसमें पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा का गौरव माना गया है। रासो साहित्य की जो विशेषताएं थी वो, इसमें ऐतिहासिकता का अभाव था। जो रासो साहित्य लिखा गया उसमें ऐतिहासिक चीज़ों का समावेश नहीं था बल्कि कल्पना उसमें अधिक थी। और इसमें सजीवता जो था वो युद्ध वर्णन में सजीवता था। युद्ध वर्णन को बहुत अच्छे तरह से इसमें बताया गया था। और वीर और प्रधान रस की इसमें प्रधानता थी। रस प्रधान और वीर रस, इन दोनों चीज़ों पे इसमें को प्रधानता दी गई थी। इसकी जो भाषा थी रासो साहित्य की वो डिंगल पिंगल भाषा थी। डिंगल का मतलब होता है अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा का मिश्रण, और पिंगल का अर्थ होता है अपभ्रंश और ब्रज भाषा का मिश्रण। इन चीज़ों से प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार से इनके बारे में लिखा है, रासो साहित्य के बारे में। और आगे देखते हैं, जो रासो साहित्य जो लिखी गई थी वो इस समय के जो भी लेखक हुए वो सब किसी भी न किसी राजा के राज दरबार में ये पलते थे, रहते थे और उन पे आश्रित होते थे। और इस वजह से ये लोग राजा का ही गुणगान किया करते थे। तो यहाँ से जो ये परंपरा, जो ट्रेंड चेंज हुआ वो यही चेंज हुआ कि इससे पहले वाले जो भी रचनाएं थी वो सब धार्मिक रचनाएं थी, लेकिन यहाँ से जो था वो एक तरीका बदल गया और जो लेखक हुए वो राजा का ही विशेषता, उनकी ही बातों को लिखा करते थे। और ये सारे साहित्य जो इस समय लिखे गए ये सब दरबार के ही बड़ाई करने के लिए और लिखा गया, और रानी का जो सौंदर्य होता था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया, उनका वर्णन किया गया। ये आरंभिक गद्य माना गया है राउरबेल को, जो कि रोड़ा का लिखा हुआ है और 10वीं शताब्दी का माना जाता है। और ये शिलांकित कृति है। ये शिलालेख जो होते हैं उस तरह का ये लेख है। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण भी है जो दामोदर शर्मा, बनारस के आसपास की संस्कृति इसमें बताई गई है। दामोदर शर्मा ने जो इसमें लिखा है वो बनारस की संस्कृति के बारे में लिखा है। आगे मैं कुछ प्रश्नों को भी लेकर आई हूँ, तो कुछ MCQ वाले प्रश्न हम देख लेते हैं। आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है? तो इसमें राष्ट्रीय चेतना का अभाव है। सांस्कृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहदपा। इसके प्रथम कवि सरहदपा हैं। हिंदी कवियों में दार्शनिक कवि हैं कन्हप्पा। इसका जवाब कन्हप्पा है। नारी की निंदा किस संप्रदाय में होती है? तो हमने देखा था कि नारी की निंदा नाथ संप्रदाय वाले करते हैं। आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई है? तो आदिकाल में जैन साहित्य की रचना अधिक हुई है। संघ भाषा का प्रयोग किसने किया? तो सिद्धों ने संघ भाषा का प्रयोग किया। रासो शब्द का संबंध रसायन से किसने जोड़ा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रसायन बताया। रासो यानी रसायन। पृथ्वीराज रासो का वर्ण विषय क्या है? तो इसका वर्ण विषय है वीर गाथा। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना गया है, ऐसा श्याम सुंदर दास के द्वारा। पृथ्वीराज रासो जो है वो प्रामाणिक है, ऐसा कहा है श्याम सुंदर दास ने। चंद्रवरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा है? तो चंद्रवरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन कहा है गारसा द तासी ने।
और छंदों का अजायब घर कौन सा ग्रंथ कहलाता है? तो पृथ्वीराज रासो कहलाता है। परमाल रासो के कृतिकार कौन है? तो जगनिक परमाल रासो के कृतिकार हैं। हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाले 12 मासा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो विसलदेव रासो में यह सबसे पहले मिलता है 12 मासा। पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामंड राय किस नगरी को जीत कर आए थे? तो वो देवनगरी को जीत कर आए थे। ढोला मारूरा दुहा का वर्ण्य विषय क्या है? तो ये प्रेम का वर्णन है इसमें। आदिकालीन लौकिक साहित्य की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। अमीर खुसरो की जो पहेलियां हैं वो आदिकालीन लौकिक साहित्य में सम्मिलित नहीं किया गया है। अपभ्रंश को अब तक कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, यह कथन किसका है? यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। राम कहाँ सरी ए सोहंती उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार हैं स्वयंभू। रेवा तट जो मन करो वाह अपूब गज झुंड, यह बात पृथ्वीराज को किसने कहा था? तो रेवा तट पे जब ये भ्रमण करने गए थे तो चामंड राय ने ये बात कही थी। दोहा मूल किस भाषा का शब्द है? तो दोहा जो है वो अपभ्रंश भाषा का शब्द है, याद रखिएगा, अपभ्रंश भाषा का शब्द है दोहा। राम वृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन कला की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम है कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुष्प परीक्षा और कीर्ति पताका। ये इनका क्रम है। इससे कीर्तिलता से पहले भी कुछ पुस्तकें हैं इनकी, पर जो यहाँ पे जो पुस्तकों का नाम दिया गया है उसमें ये क्रम सही है। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है। पृथ्वीरासो काव्य की कथा का वर्णन शुक और शुकी के द्वारा किया गया है। ये पृथ्वीरासो है, पृथ्वीराज रासो, जिसमें कि शुक और शुकी द्वारा कथा का वर्णन किया गया है। विसलदेव रासो के रचनाकार हैं नलपति नल्ला। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। हेमचंद्र 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। तो ये मैंने कुछ प्रश्नों को भी इसमें समावेशित किया है और मैंने कोशिश की है कि जो ये पूरी हमारी जो ये समय है इसका मैं पूरा अच्छे तरह से एक सार करके एकजुट करके मैं जो भी जो लिखा है मैंने यहाँ पे जो वर्णन किया है वो एक तरीके से हो। तो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।